नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज इंसानी जिस्म और इंसानी सोच का पोस्टमार्टम करना जरूरी हो चला है, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल इज्जत लूटने, हत्या करने और चोरी करने के लिए तेजी से बढ़ रहा है और ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। इंसानी दिमाग जो चांद तक इंसान को लेकर गया, वो दिमाग अपराध के गटर में इंसानों को उतार रहा है और इसकी बदबू अब समाज की जिंदगी को नर्क बना रही है। और इसके पीछे तर्क दिया जाता है बेरोजगारी, अशिक्षा और ना जाने क्या क्या। लेकिन सवाल यह है कि पैरा ओलंपिक में हमारे ही बीच के दिव्यांगों ने दुनिया को दिखाया कि वो दिव्यांग हैं, लेकिन विकलांग नहीं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो फिर जिनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सोचने की शक्ति है, स्वस्थ शरीर वाले हैं, वो अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं, हत्या करते हैं। क्या वाकई बेरोजगारी और कोरोना के दौर में घर में बंद रहने से अपराध बढ़े हैं? और क्या चंद नोटों के चक्कर में जिस्म की भूख के लिए जिंदगियों का शिकार करना आसान लगने लगा है? यह सोच समाज को कहां लेकर जाएगी और इस सोच के पीछे का सही कारण क्या है? क्या वाकई में गंभीरता से कोई इस पर सोच रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। मेरे लिए प्रदेश में अपराध बढ़ना, देश में अपराध बढ़ना राजनीतिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। इसलिए मैंने किसी राजनेता को आज की डिबेट में नहीं बुलाया, क्योंकि अपराध के बाद अपराधी ना पकड़ा जाए तो पुलिस जिम्मेदार होती है, और अगर पकड़ने के बाद जल्द सजा ना मिले तो कानून की पेचीदगियां। ऐसे में क्या घर में बच्चों की शिक्षा को बदलने की जरूरत है? क्या घर में मां बेटी, पिता बेटे या फिर बुजुर्गों का बच्चों के साथ अच्छा दोस्त बनना जरूरी हो गया है? और उनकी घर पर मॉनिटरिंग हो, उनके दोस्तों का व्यवहार यानी कि उनकी संगत और मोबाइल का सही इस्तेमाल। क्या इन सब पर परिवार की नजरें और ज्यादा पैनी होनी चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता भाग्यश्री सैनी जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर फिजा जी और युवा के तौर पर शिवांगी शर्मा जी। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का वो दौर भी देखा जब हम घरों के अंदर कैद रहे, फिर वो दौर भी देखा कि रात को 6 बजे के बाद सड़कें सूनी हो जाती थी, और अब वो दौर भी देख रहे हैं कि फिर सुबह 4 बजे तक क्लब के अंदर युवा नजर आते हैं। क्या कुछ बीते 2 साल में आपको अपनी सुरक्षा को लेकर बदलता हुआ नजर आया? क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 70 से 80% तक अपराध बढ़ गए हैं। हाँ, अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि युवा की सोच ही वैसी हो गई है। वो अभी इस लॉकडाउन में बहुत से लोग अपने घर में थे, तो उनको ऐसा लगता था हमें किसी ने कैद कर लिया है, क्योंकि उनके पास क्लब्स नहीं थे जाने के लिए और उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे बात करने के लिए, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है तो वो ऐसे सोचता है कि मैं अकेला हूँ, चाहे से वो दोस्तों के तौर पे हो या उनकी फैमिली के तौर पे हो। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और वो अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए बाहर निकले, अब वो चाहे से जॉब के रिगार्डिंग वो बाहर निकल रहे हो या पार्टी करने के लिए। महिलाओं पर अपराध करना, दुष्कर्म के आंकड़े बढ़ जाना, हाँ, चोरी के आंकड़े बढ़ जाना, हत्याओं के आंकड़े बढ़ जाने, ये कौन सा सोशल इंटरेक्शन है? ये सोशल इंटरेक्शन नहीं है। ये मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो वेल एजुकेटेड हैं, उनकी नहीं जो कम एजुकेटेड हैं और पैसे कमाने के चक्कर में वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। थोड़े से पैसे के लिए वे चोरी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों से उनका रोजगार छिन गया है। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ लोग जिनकी सोच थोड़ी छोटी हो सकती है, हम कह सकते हैं सभी नहीं, बट ये 20 और 30% यूथ ऐसे हो सकते हैं कि जो इन अपराध में जा रहे हैं। सभी इस अपराध में नहीं जाते हैं। ठीक है डॉक्टर फिजा, देखिए, क्या वाकई में इसके लिए आप सोच को जिम्मेदार मानेंगे या फिर एक संगत जो इर्द गिर्द घूमती है उसको जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि परिवार के बीच में अगर कोई रहता है तो कोई परिवार ये तो नहीं सिखाएगा जाकर हत्या करके आ जा, जाकर लूट के आ जा, जाकर दुष्कर्म करके आ जा। परिवार ये नहीं सिखाता है। तो क्या जो मोबाइल इस दौर में बेजा इस्तेमाल हुआ और उस पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसने सोच को पूरे तरीके से बदल दिया?
देखिए, किसी भी कोई सा भी बिहेवियर अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। बेसिकली हम जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम उसके कॉजेज़ के बारे में नहीं जाते, हम सिर्फ एक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि ये इस तरीके से हो गया, लेकिन ये क्यों हो गया, इसके पीछे हज़ारों रीज़न हो सकते हैं कि ये क्यों हो गया। अब इस जो सोच की बात है ना, तो हम सर्कमस्टांसेस को हर चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये सर्कमस्टांसेस थे। आपके बिलीफ सिस्टम भी तो कुछ है ना, आपकी वैल्यूज़ भी तो कुछ है ना, वो सारी चीज़ें आप एक तरफ रख देते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम पर्सनालिटी के अंदर हम एक ऐसी चीज़ों को ऑप्ट कर लेते हैं कि उसका हमको ये कहना होता है कि हमको जस्टिफिकेशन मिल गया सर्टन चीज़ें करने के लिए। आप जिनके ऊपर कर रहे हैं, आप उस पर्सन की ट्रॉमेटिक हालत को क्या मायने रखते हैं कि नहीं, किस तरीके से होता है वो। अगर कोई किसी के साथ अब्यूज़ करता है, कोई मेल किसी की फीमेल के साथ अब्यूज़ करता है, या अपराध की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, तो उनकी मेंटालिटी जो होती है वो एक पैथोलॉजिकल मेंटालिटी वो लोग ऑप्ट कर लेते हैं और उसको वो लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। उसके पीछे उनकी नार्सिसिस्टिक टाइप की पर्सनालिटी होती है, उनको सहानुभूति नहीं होती किसी से भी। इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो इनके अपराध को बढ़ावा देती है। लेकिन ये तो कहीं का तर्क नहीं ना मैम कि आप बेरोजगार हो गए, किसी कंपनी ने आपको निकाल दिया तो आप लूटने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे, दुष्कर्म करने लगेंगे। उनका तो कोई कसूर नहीं है आपके रोजगार में होना या नहीं होना। बिल्कुल जस्टिफिकेशन देते हैं ना वो, क्योंकि कोरोना हो गया। तो सिर्फ ये सब चीजें नहीं है, बेरोजगारी क्या किसी ना किसी टाइम पे कोई बेरोजगार होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जाके अपराध कर लेगा, वो लूटपाट कर लेगा। नशा भी इसके अंदर एक बड़ा कॉज है। मैं यही कह रही हूँ ना आपको कि कॉजेज बहुत सारे हैं। अपन उनके अगर करेंगे ना बात तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप जाके किसी को अब्यूज कर ले या वो आपका टारगेट बन जाए। ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं, चाहे वो मीडिया संस्थान ही हो या फिर अखबार हो या वेब पोर्टल हो या फिर आपस में बात करने की बातचीत हो, वो कहते हैं नहीं कोरोना में नौकरियां चली गई इसलिए अपराध बढ़ गया, वो एक जस्टिफिकेशन मिल गया। ठीक है, भाग्यश्री सैनी जी, देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच के ताने बाने को आप मुझे लगता है कि हमसे बेहतर समझती होंगी। उस ताने बाने में ऐसी कौन सी छेड़खानी हुई कि इस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़ने लगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इंटरेक्शन बंद हो गया, मैं कह रहा हूं कि परिवार के साथ जितना वक्त बिताने का मौका कोरोना ने दिया शायद पहले कभी नहीं मिला होगा। लोग घरों में थे, परिवार के बीच में थे। मुझे लगता था कि इसके बाद जो शायद जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिम्मेदारियों को समझने की एक जो क्लास घर से शुरू होती है, वो कोरोना में ज्यादा हुई होगी। आंकड़े बिल्कुल उल्टे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 2 रिपोर्ट्स कोट करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम लोग एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो पिछले दशक में राजस्थान वो स्टेट है जो क्राइम में हमेशा टॉप कर रहा है। सेकंड, यूएन विमेन और यूनिसेफ की रिपोर्ट हम कोरोना के दौरान देखें तो देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं वो बहुत ज्यादा रेज हुए हैं। कोई भी अपराध है उसके लिए कोई एक स्टेक होल्डर कभी भी दोषी नहीं है। आप उसमें परिवार को भी लें, सोसाइटी को भी लें, लॉ एंड ऑर्डर को भी लें, गवर्नमेंट को भी लें। अगर हम लोग परिवार स्तर की बात करें तो हम लोग कभी भी बच्चे को ह्यूमन बीइंग की तरह रेज नहीं करते। हम लड़के को लड़के की तरह रेज करते हैं, लड़की को लड़की की तरह रेज करते हैं। लड़कियों के लिए हम लोग इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बना देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कभी हम लोग लड़के के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाते हैं कि आपको भी ये चीज नहीं करना। तो वो जो सोच, वो जो डर, वो जो वैल्यूज है वो बचपन से हमें घर से मिल रही है। दूसरा, अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल की, लीगल लेवल की बात करें हम लोग कि गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज और लॉज हम लोगों ने बनाए हैं। पॉलिसीज हमने इसलिए बनाई है कि महिलाओं को उनके अधिकार जो हैं या उनके कुछ राइट्स हैं या उनके वेलफेयर के लिए हम लोग कुछ कर पाएं। और लॉज हमने इसलिए बनाए हैं कि जो क्राइम का जो रेट बढ़ रहा है उसे हम कर पाएं। लेकिन हम लोग एक चीज देखेंगे, हम लोग वी डोंट रेस्पेक्ट लॉ। जो क्रिमिनल है उसके अंदर फियर नहीं है और जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक धारणा बना ली है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं, आप लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और जिनके खिलाफ अपराध हुआ है उनको ये बिलीव होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं ये तो मान सकता हूं कि देर सवेर हो सकता है, वक्त लग जाए, लेकिन ये तो सच है मैम कि अगर किसी ने अपराध किया है तो सजा तो उसको होगी। डेफिनेटली। सवाल ये भी खड़ा होता है मैम कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहले से आदतन अपराधी हैं जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इनमें नए बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने पहले कोई अपराध नहीं किया है, वो अपराध की दुनिया में आ रहे हैं, उनके अंदर भी डर नहीं है। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको सोसाइटी, परिवार और लॉ एंड ऑर्डर को आपको इतना स्ट्रिक्ट करना होगा। जो आपके लॉज हैं उनको टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करना होगा। जो स्कूल है उनके करिकुलम में हमें ये बताना होगा कि लड़कियां भी उतनी ही इक्वल है, या कोई भी जो अपराध है वो अपराध है, उसे कभी भी आप उसके माफी के हकदार नहीं है। तो हर स्टेक होल्डर को अपने लेवल पे काम करना होगा, तभी जाके हम लोग बदलाव मुझे बताइए कि कौन ये नहीं जानता
जानता होगा कि किसी की हत्या करना सही नहीं जी, है। जी, बिल्कुल। कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा चोरी नहीं करनी जी, है? इनको बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुझे लग रहा है 5 साल का बच्चा भी होगा ना मैम, वो भी जानता होगा कि चोरी करना पाप है, उसको ये सिखाया जाता है। जी, लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद में भी अगर कोई इंसान अपराध कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज है कि उसके अंदर वो लॉ का फियर नहीं है, उसको पता है 10-12 साल लग जाएंगे। उसके पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के प्रति बनती है वो हम लोग इस 21st सेंचुरी में जहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन की और जहाँ पे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई कमी है कि हम लोग अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वही कमी आज मैं जानने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं मैम, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है कह देना कि बेरोजगारी हो गई इसलिए अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं। घरों में कत्ल नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपनों को नहीं मारा जाता है, बाहर निकलकर हम मारते हैं, लूटते हैं, चोरी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो भी तो किसी के परिवार के हिस्से हैं ना मैम। बिल्कुल, और उनका कोई रोल नहीं है आपके बेरोजगार होने या रोजगार होने में। शिवांगी, क्योंकि देखिए हर परिवार का एक ढांचा होता है, क्या कभी आपको भी ये महसूस होता है कि आपका जो सर्किल है जिसमें ढेर सारी लड़कियां होंगी, उनको लेकर बाउंडेशन होगा, आप जब बाहर निकलती हैं अलग अलग तरीके के माहौल को आप देखती होंगी, इस कोरोना के बाद जो बाहर का माहौल, आपके जो इर्द गिर्द की सिक्योरिटी है, आपको लग रहा है वो कम हुई है या बढ़ गई है? सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ कोर्स थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अब जब हम वापस ऑफिस से या हम स्कूल, कॉलेजेस और स्कूल्स तो अभी बंद हैं, अगर हम ऑफिस से वापस घर आते हैं तो हमें थोड़ा अपनी सिक्योरिटी को लेके इश्यूज रहते हैं कि हम ज़्यादा लेट नहीं हो या फिर हम जाएं। ऐसा नहीं सब जगह, बट येस आफ्टर लॉकडाउन ये ऐसा हुआ है। हो सकता है कि नॉट ओनली लड़कियों कि गर्ल्स के लिए नहीं बट बॉयज़ के लिए भी, जो सीधे और मतलब जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, वो जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं उनकी भी बात की जाए तो उनको भी डर लगता है, क्योंकि और ये जो चोरी होती है या फिर जो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ है ना क्राइम्स जो हो रहे हैं यूथ के, तो उसकी वजह से नॉट ओनली गर्ल्स को डर लगता है, बॉयज़ को भी डर लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते ओनली गर्ल्स की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, बॉयज़ की भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आज की तारीख में ईव टीजिंग को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? यस, लड़कियां ये सोचकर छोड़ देती हैं कि चल ठीक है ना, छोड़, कोई बात नहीं, बीइंग अ गर्ल, और वहीं से फिर जो वो मनचले हैं उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं। यस ऑफ कोर्स, बीइंग अ गर्ल आई कैन से दैट कि ईव टीजिंग का बहुत ज़्यादा है और हम भी इसीलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि फालतू किसी की क्यों, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो ईव टीजिंग करके या बोल के रह सकते हैं, बट या समटाइम्स इग्नोरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर हम इग्नोर करें, लेकिन हाँ अगर अब वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है तो इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। बीते 2 महीने 4 महीने में कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको या आपके किसी सर्कल में किसी भी लड़की को जहां ईव टीजिंग किसी ने की हो और छोड़ के चले गए हो, उल्टा ये कि पुलिस को बताया जाए कि फला फला जगह पर इस तरीके से लड़के खड़े हैं? हाँ, वो ईव टीज का बहुत सारी ऐसी कियोस्क हैं, बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ईव टीजिंग इजीली हो जाती है, मतलब लोग करते हैं खासकर लड़के। एंड बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली फ्रेंड्स, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ईव टीजिंग की बात की जाए तो मालवीय नगर हो या फिर हम दूसरे बहुत पॉश एरियाज में भी ईव टीजिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, और हमने भी बहुत बार इग्नोर किया है उसे। इग्नोर इसीलिए किया है कि हम क्यों फालतू किसी को कुछ बोलें, अगर वो कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेट देम बी। हमने ये सोच के उन्हें इग्नोर किया है, क्योंकि अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं तो हमें भी फिर जवाब देने होते हैं कि हाँ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और फिर फैमिलीज भी अलाउ नहीं करती है कि आप है ना, अगर सुरक्षा चाहिए तो थोड़ी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स, सुरक्षा के लिए हमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी चाहिए, हमें जाना चाहिए, बट ज्यादा लेवल पे हो रहा है तो हम जा सकते हैं, कम लेवल पे हो रहा है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों इग्नोर करें? जो ईव टीज कर रहा है उसको देखना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है। अच्छा, कोई फर्क पड़ता है? कपड़ों से फर्क पड़ता है कि किसी दिन आप जींस में हो तो ज्यादा हुई हो, कभी आप सूट में हो तो नहीं हुई हो, सिर पर पल्लू हो या उस तरीके से पहना हुआ हो तो नहीं हो, इसका कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह सकती कि कपड़ों का मैं तो पूरी तरह से कवर होके जाऊंगी या फिर कोई और कवर होके जाएगा फुल दुपट्टे के साथ में तो भी ईव टीजिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कपड़ों को देख के आपको ईव टीज किया जाता है। ठीक है डॉक्टर फिजा, आपको लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको हमने मान लिया है कि अब ये समाज का हिस्सा हो गई है, क्योंकि ईव टीजिंग उसमें से एक बड़ा इशू है मैम। लड़कियां अब शिकायत करना भूल गई हैं, वो घर भी नहीं बताती हैं, उनको लगता है कि ये ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम निकले हैं वहां से किसी ने कमेंट कर दिया है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, और यहां से फिर हौसला बढ़ता चला जाता है।
देखिए एक जैसे सर्वेज आते हैं इनमें अलग अलग तरीके के, तो उसमें ये होता है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 गर्ल्स हैं तो उसके अंदर से उन्होंने 3 लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है कि ईव टीजिंग होती है। तो अगर उसके अंदर है ना, ये जो जैसे शिवानी जी ने बताया कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि हम छोटी घटनाएं होती हैं तो हम नहीं करते, इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न होते हैं कि वो जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चन होंगे, उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आप कपड़ों की बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो मेल मेंटालिटी जो होती है ना, हमेशा कई बार कपड़ों के लिए बड़ा वो करती है कि ऐसे कपड़े थे इसलिए हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो क्या बच्चियों के साथ नहीं होता है कि ये सारी चीजें, तब वहां पे आप नहीं देखते कि 6-6 साल की बच्चियां जो होती हैं या 1.5 साल की बच्चियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई है। पिछले दिनों राजस्थान में ये घटना हुई थी इस तरह की। तो ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका जो है वो मेंटेलिटी, वैल्यूज, सिस्टम, लॉ, फियर, इसके बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सोच को हम कैसे डिफाइन करें? कोई परिवार तो सिखाता नहीं कि अपराध कर लीजिए, बिल्कुल नहीं सिखाता, कोई स्कूल लेकिन भी नहीं सिखाता कि अपराध कर लीजिए। देखिए वो तो इंसान खुद या तो संगत की वजह से उस जगह पर पहुंचता है, या फिर किसी नीड को वो इतना मान लेता है कि शायद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इजी टारगेट के तौर पर वो चोरी करता है, लूट करता है। देखिए हर क्राइम जो होता है ना वो प्लान क्राइम नहीं होता। पहली बात तो कई बार जो होता है वो इंस्टिंक्टिव होता है, इम्पल्सिविटी के अंदर भी हो जाता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो पर्सनालिटी के अंदर पैथोलॉजिकल उसको लेके होती हैं। तो हर क्राइम जो होता है वो प्लान क्राइम नहीं होता। तो इसलिए फैमिली तो सिखा नहीं रही कि तुम जाके ये चीज कर लो, तो वो वहां पे उनकी मेंटेलिटी, उनका नजरिया जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। वो कई बार किसी चीजों के लिए हॉस्टाइल टाइप का बिहेवियर होता है उनका, पर्सन के टुवर्ड्स, फीमेल के टुवर्ड्स भी होता है, या और दूसरी चीजों के लिए भी उनका थोड़ा सा विरोधाभासी टाइप का वो होता है, वो उनके अगेंस्ट होते हैं। इस तरह से इसके लिए वो ये सब चीजें जो लोग से जैसे ही देश अनलॉक हुआ, क्या अपराध भी अनलॉक हो गए हैं? इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री सैनी जी। देखिए अपराध तो मुझे लगता है कि शुरुआत से ही होते आ रहे होंगे, लेकिन वो कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, वो दरअसल एक आईना है समाज का कि समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर सही है तो गलत है, सच है तो झूठ है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ये एक बैलेंस है। लेकिन अगर अपराध तेजी से बढ़ जाएं, इसका मतलब यह है कि अंदर खाने समाज में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उथल पुथल हो रही है। आपको लग रहा है कोई इस पर ध्यान दे रहा है कि इन आंकड़ों का सही विश्लेषण कर लिया जाए ताकि इनको कंट्रोल किया जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए? देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल चिंता की विषय की बात है कि हम लोग इतने लॉज की, इतनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो महिलाओं के लिए हो, वो SC ST के लिए हो, या वो पुलिस हो, उसके बाद भी अगर क्राइम्स लगातार बढ़ रहे हैं मतलब कि कहीं ना कोई कमी है, वो पुलिस के लेवल पे है या लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि वो चाहे गवर्नमेंट हो या पुलिसिंग के स्तर पे हो या हम लोग सोसाइटी के स्तर पे या किसी भी स्तर पे हम लोग बात करें कि हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को और ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट को, ताकि वो और भी जो लॉज हैं जो उन्होंने बनाए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे और जिसमें बोला गया था ईव टीजिंग की, हम लोग इंडियन पिनल कोड को देखें तो उसमें धारा 354 है, वो ऐसे अपराध को डील करती है जैसे पीछा करना, टीज करना, या हम लोग झांक रहे हैं, ताक झांक करना। मुझे लगता है कि उन धाराओं का कभी उपयोग ही नहीं होता। कोई भी महिला जाके पुलिस को कभी ये कहती नहीं है कि उसने ताक झांक कर लिया, वो मेरा पूछा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कीजिए। तो महिलाओं को भी ये समझने की जरूरत है कि ऐसे लॉज अगर हम लोगों ने बनाए तो उसका इस्तेमाल आप ही लोगों को करना है। तो महिलाओं को भी महिलाओं के स्तर पे हमें जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग किसी के भरोसे नहीं जी सकते कि कब गवर्नमेंट इन लॉज को स्ट्रिक्ट करेगी, कब चीजें कम होंगी। आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से कम एक पहल ये होनी चाहिए कि जिला स्तर पर या फिर उससे भी नीचे के स्तर पर एक काउंसलिंग के लिए शुरुआत की जाए, चाहे उसमें रूटीन के डॉक्टर ही उनसे बातचीत करें कि आपके जहन में अगर इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, किसी ऐसे से कंसर्न कीजिए जो आपको सुने समझे। क्योंकि मैम अचानक से अपराध नहीं होता है, उससे इंसान के जहन में चीजें चल रही होती है और अचानक से फिर वो घटता है। देखिए इस बारे में कई बार कई चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्पलाइंस भी बनी है, जैसे सुसाइड प्रिवेंशन की भी हेल्पलाइन बनी है, ऐसे कई बार बनी। तो जिला स्तर पे डेफिनेटली इस चीज़ के मतलब प्लेटफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, बिलीफ को वेंटिलेट करें। वो मेल फीमेल दोनों को होना चाहिए। अगर किसी मेल को भी ये लगता है कि उसकी मेंटालिटी के अंदर कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उसको लगती है कि मैं इस
चीज़ की तरफ आकर्षित होता हूँ या ये मेरे को गलत लगती है, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे उनको सोल्यूशन मिलेगा। फीमेल्स के केस में ये ज़्यादा वो है कि उनको एक तरीके से हेल्प भी मिलेगी और वो थोड़ा सा अपने आप को ना एक प्रोटेक्टिव और एक संबल मिलेगा उनको कि हाँ ठीक है मैं भी सिक्योर। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना वो तो बहुत अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करती है, जिससे कि वो उस चीज़ से आगे लड़ सकती है, उससे कोप कर सकती है। शिवांगी, आपको लगता है कि हर एक मार्केट के अंदर या जहां व्यस्तम इलाके हैं वहां रैंडमली कोई ऐसा होना चाहिए जो इस तरीके की नजर रखे कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, चाहे वो रैंडमली हो, कम से कम एक डर वहां बना रहे कि भाई अगर यहाँ कुछ इस तरीके का किया जाएगा तो तुरंत एक्शन होगा। यस ऑफ कोर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई हम वहाँ पे जो गार्ड करे और सिचुएशंस को समझे और हेल्प के लिए भी रेडी हो। इनफैक्ट तो वहाँ पे ऐसा कोई ऑफ कोर्स रखना चाहिए। हर कॉलोनी में हो सकता है, बड़े जो जहाँ पे पॉश कॉलोनीज़ हैं या मार्केट्स हैं, जो कॉमन प्लेसेस हैं, वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। सब जगह नहीं, लेकिन कॉमन प्लेसेस पे ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे इस तरह की जो क्राइम्स हैं, ये टीजिंग हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो या फिर अदर थिंग्स लाइक चोरी हो, डकैती हो, तो वहाँ के लिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा पर्सन हो जो इन सब सर्विलियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक पर्सन जो हमारे साथ जुड़ने के लिए भाग्यश्री जी आपका भी और डॉक्टर फिजा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी अपराध, मैं कह रहा हूं कोई भी अपराध आपको चंद सेकंड की खुशी तो दे सकता है, जिंदगी की खुशी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जिंदगी भर नर्क आपको दे सकता है, आपके परिवार को नर्क जिंदगी जीने को मजबूर कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई खुद के लिए, अपने परिवार के लिए नर्कीय जिंदगी चाहेगा। अपराध करने से पहले 100 बार सोचिए। आपके पास बहुत से रास्ते होंगे, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है। इज्जत से कमाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि परिवार गर्व करे। ऐसा नहीं कि सड़कों पर चलते हुए उनके सिर झुके रहे, आंखें झुकी रहे। नमस्कार।